वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है इसमें हम डील करने वाले हैं एनसीईआरटी। आपने चैप्टर रीड आउट कर लिया होगा, जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो हमने कर लिया। आज का जो लेक्चर है या फिर अपकमिंग जो लेक्चर हमारे कुछ उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो इसके एनसीईआरटी प्रॉब्लम है स्टार्टिंग से लेके वो हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग लेक्चर में। तो जो यदि हम एनसीईआरटी के हिसाब से चले बेटा तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है टोटल 20 है इसमें। तो स्टेटमेंट तो लिखेंगे तो एनसीईआरटी बुक्स आप सबके पास अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो यदि हम बात करें पहला जो क्वेश्चन हमारा, इसमें क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत है नहीं मुझे लगता है, ऐसा सीधा हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। फिर भी मैं रीड आउट कर देता हूँ एक बार क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नॉन जीरो एक्सपीरियंस ए नॉट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स if it is possible for the object to be traveling with a non-zero velocity, कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है इन नॉट नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब उसके ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। अनबैलेंस फोर्स, बाहर से कोई भी एक बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है उसके ऊपर। तो क्या उसकी जो वेलोसिटी है वो नॉन जीरो होगी? ये क्वेश्चन है। यदि ऐसा पॉसिबल है तो हमें वो कंडीशन बतानी है कि कब ये पॉसिबल होगी। तो बिल्कुल सिंपल है भाई कि कोई एक ऑब्जेक्ट हमारे पास वो किसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो हमें ये बताना है कि उसकी यदि उसके ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई होता है तो क्या उसकी वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, मूव करेगा ही नहीं या नॉन जीरो होगी। तो इसका आंसर होगा बेटा if an object travel with object travel with constant velocity with a net zero unbalanced force, then it can travel with a non-zero वेलोसिटी। क्या बताया भाई इसमें कि यदि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो किस हिसाब से ट्रेवल कर रहा है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यदि वो मूव कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई वो नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ मूव करेगा और वो मूव करता रहेगा। उसको यदि चेंज करनी है, इफ इट वांट्स टू चेंज वेलोसिटी a non-zero unbalanced force, external unbalanced force is required। आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट था भाई, वो ट्रैवल कर रहा था, इसने ये पूछा था क्वेश्चन में कि कब हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है वो नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो हमने क्या बताया है कि भाई यदि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, पहले से ही एक वेलोसिटी थी उसी के साथ वो मूव करता चला जाएगा और बाहर से उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई हो नहीं रहा है, अनबैलेंस फोर्स, तो वो उसी वेलोसिटी के साथ। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये तो होता नहीं कि जीरो वेलोसिटी, नॉन जीरो कोई भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी हमारे पास, उसी के साथ वो ट्रेवल करता
चला जाएगा जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई भी अनबैलेंस फोर्स उसको रोकने के लिए, उसको स्पीड इंक्रीज करने के लिए अप्लाई नहीं होता है। तो ये था हमारा बेटा इसमें पहला क्वेश्चन। सेकंड देखिए, और जिसके पास बुक नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ, उस टाइम पे आप लिख सकते हो क्वेश्चन साथ साथ। क्या है क्वेश्चन सेकंड, या फिर ये लिख ही देता हूँ मैं, चलो ये क्वेश्चन तो छोटा ही है। क्वेश्चन हमारे पास कि व्हेन ए कारपेट इज बीटन with a stick dust comes out of it explain। ये है क्वेश्चन भाई सेकंड हमारे पास कि कोई भी एक कारपेट है, उसको हमने एक लकड़ी से पीटना शुरू किया, तो हम क्या देखते हैं कि उस टाइम के बाद जो डस्ट पार्टिकल है, जो धूल के कण है, वो बाहर आ जाते हैं। ऐसा किसी रीजन के कारण होता है। तो इसमें हम क्या बताएंगे भाई, इसका आंसर आपने जब चैप्टर पढ़ा हमने ये पहले, उसमें हमने इनर्शिया का जिक्र किया होगा। इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ और इनर्शिया दोनों हमने पढ़ी। इनर्शिया क्या होता है कि जो चेंज इन स्टेट होती है, पोजीशन, यदि आप रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में जा रहे हो, उसको रोकने की कोशिश जो करता है, आपकी स्टेट चेंज नहीं हो, ये जो ट्राई करता है, या फिर आपको उसी स्टेट में रखने की जो कोशिश करता है, वो कौन होता है हमारे पास? इनर्शिया। क्या है वो? इनर्शिया है, वो उसी स्टेट में रखने की कोशिश करता है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है कि भाई ये तो जब तक पॉसिबल है, जब तक आप बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो तब तक ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब जब से ही हमने उसको, जो शुरू में क्या है कि जो रेस्ट में था, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ उसके ऊपर, तो वो वहीं पे रही। अब हमने बाहर से फोर्स अप्लाई किए। इनिशियली तो डस्ट पार्टिकल किस में है, जब उसके ऊपर बाहर से कोई भी हमने अप्लाई फोर्स नहीं किया तो वो किस में थे भाई? रेस्ट में थे। और उसको मतलब रेस्ट में रख कौन रहा था? उनकी जो इनर्शिया प्रॉपर्टी है वो उनको रेस्ट में रखने की कोशिश कर रही थी। अब जैसे ही हमने उसकी पिटाई शुरू की, अब वो क्या हुआ? फोर्स अप्लाई हुआ। अब उनको अपनी जो रेस्ट की पोजीशन है वो छोड़ के बाहर आना पड़ा, जो किसके कारण है? न्यूटन फर्स्ट लॉ के कारण। तो इसका आंसर हम यदि लिखें, द डस्ट पार्टिकल dust particles were in the state of rest due to inertia they do not want to change their state, but when they are beaten and external force is applied, due to
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ दे कम आउट। ठीक है भाई, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें ये बताया हमने कि किस तरीके से डस्ट पार्टिकल जो है, जो पहले किस में थे, रेस्ट में थे इनर्शिया के कारण, बाद में किस में आ गए, वो बाहर आ गए, उससे किसके कारण भाई, न्यूटन फर्स्ट लॉ के कारण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके अंदर। नेक्स्ट है भाई, ये भी मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन छोटा ही। क्वेश्चन थर्ड, वाई इज इट एडवाइज्ड टू tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope। क्या है क्वेश्चन भाई हमारे पास, कि आप बस में जा रहे हो, आपने देखा होगा कि सामान ऊपर रख दिया जाता है। ठीक है, अब उसको रस्सी से हमें क्यों बांधना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन, कि जो सामान वहाँ पे रखा हुआ है उसको हमें एक रस्सी से क्यों बांध देना चाहिए, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सीधी सी बात है भाई, वो किस में है, दिशा बस रुकी हुई है, तब हमने सामान रखा वहाँ पे। अब सामान रख तो दिया, वो किस में है, रेस्ट में है, बस ने चलना स्टार्ट कर दिया, बस किस में आ गई, मोशन में आ गई। अब वो सामान क्या करे, वो क्या, उस इनर्शिया प्रॉपर्टी क्या है, वो उसके मोशन को रिसिस्ट करता है, रोकने की कोशिश करता है। यही तो हमने बताया था, इनर्शिया क्या होता है, जो मोशन को रिसिस्ट करे, रोकने की प्रोसेस जो होती है हमारी, कोशिश करे, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो वो क्या करेगा, अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा, बस चल रही है वो वहीं पे रुकने की कोशिश करेगा, जैसे ही क्या होगा, फिर वो बस चल पड़ेगी, वो पीछे गिर जाएगा। यदि हम उसको नहीं बांधते हैं, रस्सी से नहीं बांधेंगे, तो क्या होगा, पीछे की साइड गिर जाएगा। ठीक है, इसके कारण से हम क्या करते हैं कि यदि सामान है उसको जब छत पे रखते हैं तो हम उसको रस्सी से बांध लेते हैं। देखिए इसका आंसर भी, this is due to the fact that the luggage kept on the roof of the bus wants to keep themselves in the state of rest due to inertia which try to resist the motion
if we do not tie it with rope, it fall in बैकवर्ड डायरेक्शन। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो पीछे की साइड गिर जाता है, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो इनर्शिया प्रॉपर्टी हमारे पास, वो क्या कोशिश करती है भाई, इसको रोकने की कोशिश करती है कि ये आप रेस्ट में ही रहिए, आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई। ए बैट्समैन हिट ए बॉल, आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, लड़के काफ़ी इंटरेस्ट ले सकते हैं क्रिकेट में, बस उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन कि ए बैट्समैन हिट ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल ऑन ए ग्राउंड आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, द बॉल कम टू रेस्ट, द बॉल स्लो टू स्टॉप बिकॉज। इसमें ऑप्शन दे रखे भाई, पहला है ए बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ, the batsman did not hit the ball hard enough. Second option है velocity is proportional to the force exerted on the ball. Third है there is a force on the ball opposing the motion. There is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come rest. 8th क्लास में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या बताया है कि भाई वो क्यों बॉल है वो ग्राउंड पे टच होगी, एक बार 2 बार टच होगी, जंप करती रहेगी, लेकिन थोड़ी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हम क्या देखते हैं, वो रुक जाती। तो ऐसा क्यों होता है? तो सीधे यदि इसके हिसाब से चले तो भाई जो ऑप्शन 3rd है हमारे पास, आंसर क्वेश्चन 4th का जो ऑप्शन 3rd है क्या है कि देयर इज ए force on the ball opposing the motion। किस पे एक फोर्स होता है जो क्या कोशिश करता है, किसको रोकने की कोशिश करता है भाई, जो मोशन है, और वो फोर्स कौन सा होता है आपने पहले पढ़ा हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। वे जैसे ही ग्राउंड के साथ टच होगी, और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में अप्लाई होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कोई चीज़ आपको पीछे की साइड खींच रही है तो कौन सा फोर्स अप्लाई होता है उस केस में, फ्रिक्शनल फोर्स है, जो अपोजिट डायरेक्शन में या पीछे की डायरेक्शन में अप्लाई होता है। अब बॉल जैसे ही टच होगी पहली बार, उसको जो अर्थ का सरफेस, ग्राउंड सरफेस है, उसके साथ उसका फ्रिक्शन होता है, जिसमें वो उसको रोकने की कोशिश करती, फिर भी थोड़ा और आगे गई, फिर कोशिश होगी, फिर थोड़ा और आगे, लास्ट में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, बॉल हमारे पास किस में आ जाएगी, वो रेस्ट में होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ए ट्रक स्टेटमेंट है, इसमें हम साथ साथ लिखते चलेंगे। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी, क्वेश्चन कौन सा है भैया, 5। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी भाई इसकी, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ऐसे केस हो तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारे पास 0। कितनी हो जाएगी भाई, 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, कितना है, 400 मीटर।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जिसको हम एस से लिखते हैं। इन टाइम कितना दे रखा है, टाइम टी है हमारे पास 20 सेकेंड। अब फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास इज 7 टन। मास कितना दे रखा है भाई, 7 टन। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 5th। और वैल्यू हमें किसकी फाइंड आउट करनी है भाई, फोर्स की वैल्यू, एफ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बतानी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू आपको दे रखी हमें मास की वैल्यू 7 टन है। इसको यदि हम अब जब हम कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करते उस टाइम पे एक बात का ध्यान रखना कि भाई यूनिट है वो हमारे पास एसआई यूनिट में, जो वैल्यू है वो किस में चलनी चाहिए, एसआई यूनिट में चलनी चाहिए। अब पहले तो इसको यदि कन्वर्ट करें हम तो 1 टन कितने भाई, 1000 kg के इक्वल होता है। तो मास कितना हो गया हमारे पास 7000 kg, ये आ जाए। अब इस पे यदि आगे हम चले, ये आप लिख लेना भाई, इसको मैं रब कर देता हूँ। बता दिया आपको कि 1 टन है वो 1000 kg के इक्वल होता है। तो मास की वैल्यू ये आ गया हमारे पास। अब बात तो है किसकी, एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है हमारे पास, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे होगी वो, एस इज इक्वल टू किसके होता है भाई, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। क्यों लिया हमने भाई, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू, एस की वैल्यू दे रखी है, यू की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू, बस ए बचता है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बाकी सारी दे रखी। एस की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 400 मीटर, यू की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 1/2, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, टी की वैल्यू कितनी है भाई 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 400, कैंसिल, कितना आ गया 200, मतलब 400 इज इक्वल टू 200 ए की वैल्यू कितनी आएगी भाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितनी आएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी भाई 7000 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 7000, ए की वैल्यू कितनी आई है 2, तो कितना हो गया भाई 14000 न्यूटन। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन भाई। आई थिंक कि दिक्कत होनी नहीं चाहिए, फिर भी यदि कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।